रोशनी ने लक्की के ऊपर विश्वास करते हुए उसे कोयल को बचाने की जिम्मेदारी फिर से उड़ा दी थी। उसे लग रहा था कि अगर लक्की अस्पताल में उसके लिए इतना महंगा खाना लेकर आया था तो इसका मतलब साफ था कि वो उसकी परवाह तो करता था। इसलिए रोशनी चाहती थी कि वो अपनी दोस्त को प्रशांत के जाल से बाहर निकाल ले। लक्की ने जब सुना कि गांव में 6 महीने बच्चों को पढ़ा कर आई थी तो उसका कोयल को देखने का नजरिया बदल गया था। काफी देर के सोच विचार के बाद आखिरकार लक्की ने उससे मिलने के लिए हां कर दी थी। चलो ठीक है, मैंने आज ही कोयल को अम्यूजमेंट पार्क में बुला लिया है। लक्की यार, तुम इस मौके का ना अच्छे से फायदा उठाना। हो सकता है कि तुम कोयल की एक बार में ही आंखें खोल दो, रोशनी ने कहा और हंसने लगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो सच में आएगी? लक्की को लग नहीं रहा था कि कोयल इतनी आसानी से मान जाने वालों में से थी। उसे लग रहा था कि कोयल भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके कान में ये बात पड़ती है कि लक्की भी वहां आने वाला था तो कोयल कभी उस जगह पर नहीं आती। अरे नहीं यार, वो पक्का आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, और तुम्हें बाकी चीजों की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी तुम दोनों इधर ही बैठो, मैं बाहर देखकर आती हूं कि कोयल आई या नहीं अभी, रोशनी ने कहा और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसने देखा कि कोयल भी वहीं पर खड़ी थी। चलो कोयल, जल्दी, मैं, अमित और लक्की भी थोड़ी देर पहले ही यहां आए हैं, रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। लेकिन कोयल वहां से हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी जगह पर जमी हुई थी और रोशनी को चिड़ी हुई नजरों से देख रही थी। रोशनी, तुझे अच्छी तरह से मालूम है ना यार कि मैं उस लक्की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं समझ रही हूं कि तू इस बार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरी दुनिया में और लक्की की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात तू अच्छी तरह से जानती है, कोयल ने कहा और नाराज होकर दुकान के बाहर देखने लगी। कोयल को रोशनी ने ही बताया था कि लक्की पिछली बार उसके लिए जो खाना लेकर आया था वो उसके बॉस ने उसे दिया था। इसका मतलब कोयल ने यह निकाला कि अगर उसका बॉस उसे खाना नहीं देता तो शायद वो कोयल के लिए खाना लेकर भी नहीं आता। इसलिए उसने सोचा कि लक्की फटीचर का फटीचर ही था और उसने उसके लिए खाना लाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। कोयल देखो, बात ऐसी है कि अब तो तुम पहले से यहां आ गई हो, हम चाहे तो अभी यहां से निकल कर जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लक्की से बात करती हो तो हो सकता है कि कोई तुम्हें और भी नई चीजों के बारे में मालूम पड़ जाए। रोशनी ये नहीं चाहती थी कि वो और लक्की एक दूसरे के साथ डेटिंग शुरू कर दे या रिलेशनशिप में आ जाए। वो तो बस ये चाहती थी कि कोयल प्रशांत से दूर रहे और जितना दूर हो सके उतनी दूर रहे। देखो रोशनी, बात ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना तुम, कोयल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और इससे पहले कि रोशनी उसे समझाने या मनाने के लिए कुछ आगे कहती, कोयल ने देखा कि रोशनी का मुंह उतर गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त यही चाहती थी कि वो और लक्की मिले। वो जानती थी कि रोशनी उसका बुरा नहीं चाहती थी और कोयल को उसके इंटेंशन पर भी कोई डाउट नहीं था। इसलिए उसने रोशनी का दिल रखने के लिए कहा, चलो ठीक है, अगर तू चाह रही है तो मैं उसे एक बार मिल लेती हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ तेरे लिए कर रही हूं, सिर्फ तेरे लिए। ये बात समझना तू, और ये मेरी लक्की से आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोयल ने कहा। रोशनी ने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो यही सही, लेकिन इसलिए उसने हां भी कर दी और दोनों ही उस चाय की दुकान के अंदर चले गए। कोयल इधर है तो तुम उधर क्यों खड़े हो, रोशनी ने लक्की को इशारा देते हुए कहा। अरे वाह कोयल, तुम आ गई, क्या बात है, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? लक्की भी रोशनी के इशारे को समझ गया था और इसलिए जितना उससे हो पा रहा था उतने ही अच्छे से कोयल से बात करने की वो कोशिश कर रहा था। मेरा नाम ना सिर्फ कोयल नहीं है, मेरा एक सर नेम भी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सर नेम। इसलिए आगे से जब भी मुझसे बात करो प्लीज मेरा सरनेम जोड़कर ही मुझसे बात करना, समझे तुम, कोयल ने बिना लक्की की ओर देखते हुए कहा। वो लक्की से बात तो कर रही थी लेकिन वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लक्की को उसका ये व्यवहार अजीब लग रहा था। सरनेम तो उसके पास भी था
और अगर वो अपना सरनेम और उससे जुड़ी कहानी यहां कोयल के सामने रख देता तो शायद एक ही झटके में उछलकर उसकी बाहों में आ जाती। लेकिन उसने अपने मन को रोककर रोशनी की ओर देखा। रोशनी ने भी उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए इशारा कर दिया था। अरे, सब लोग खड़े क्यों हो? जब चलना ही है तो फिर निकलते हैं ना, वरना पार्क पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। लक्की और अमित भी अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हो गए थे। लक्की अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। एक तो वो कल भी राधिका से नहीं मिल पाया था और आज भी अमित उसे अपने साथ लेकर आ गया था। उसकी क्लास मिस हो रही थी वो अलग, और ऊपर से कोयल के नखरे। अमित उसके दिल की बात समझ गया था। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता साले। अमित ने उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहा। लक्की अमित को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। जब सब लोग जाने लगे तो कोयल बीच में ही बोली, सुनो रुको, अभी सब लोग नहीं आए हैं। सब लोगों ने कोयल को पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब रोशनी को उसकी मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कोई और भी आने वाला है क्या? तुमने मुझे तो पहले बताया नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि बस हम ही चारों जा रहे हैं। और किसको बुलाया तुमने? रोशनी ने कहा। उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने कोयल को साफ शब्दों में मना किया था कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी, और किसी को भी, मतलब किसी को भी। कोयल ने भी इसकी बात पर हां कर दी थी, लेकिन फिर आज ना जाने उसने किसको बुला लिया था। इससे पहले कि कोयल उसकी बात का जवाब देती, पीछे से एक आदमी आकर वहां खड़ा हो गया था। लक्की ने देखा कि एक थुलथुला सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वाह प्रशांत, 100 साल जियोगे तुम। मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, पता है तुम्हें? कोयल ने प्रशांत को देखते ही उछलते हुए कहा। प्रशांत भी उसके करीब आ गया और उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। लक्की ने जैसे ही उसे ये करते देखा, उसकी नजर सीधी रोशनी से जा मिली। रोशनी की आंखों में भी वही हताशा थी जो उसकी आंखों में थी। कोयल, प्रशांत भी हमारे साथ आने वाला था, ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन दोनों को ऐसे गले मिलते देख रोशनी का दिल मुरझा गया था। अरे रोशनी, प्रशांत का फोन ना सुबह ही आया। उसने मुझे बताया कि वो इधर ही से निकल रहा था और फ्री भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी अपने साथ ही ले चलते हैं। कोयल ने कहा। उसे याद था कि रोशनी ने मना किया था, पर फिर भी वो मान नहीं रही थी। कोयल ने सब लोगों की नजरों में देखा। लगभग सभी में एक ही स्वभाव था। फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, अच्छा, वैसे मैं एक और चीज अनाउंस करने वाली थी। मैंने प्रशांत के प्रपोजल को ना हां कर दिया है। कोयल ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और अपनी बात पर हंसने लगी। रोशनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके इस घटिया से मजाक के ऊपर कैसे रिएक्ट करे। जैसे ही उसके मुंह से उसने ये सुना कि दोनों रिलेशन में आ गए हैं, रोशनी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपनी दोस्त को इस आदमी से बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये आदमी था कि उसी के पास चला जा रहा था। अमित इस खबर को सुनकर सकते में आ गया था और वो लक्की की ओर देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में लक्की को यह समझा दिया था कि अब उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। इधर लक्की को भी इस खबर को सुनकर कोयल के लिए बुरा लग रहा था। वो समझ गया था कि कोयल ने प्रशांत को हां क्यों किया था। कोयल को लग रहा था कि प्रशांत ने ही मुश्किल वक्त में उसके परिवार की मदद की थी, इसलिए उसने उसे हां कर दिया था। अब लक्की को एहसास हो रहा था कि कोयल का प्रशांत जैसे झूठे इंसान के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता था। इधर लक्की को इस तरह उसके लिए परेशान होते हुए देखकर कोयल को उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जब लक्की ने यह सुना कि वो और प्रशांत एक साथ आ गए हैं तो उसे काफी जलन हो रही थी। कोयल को लग रहा था कि लक्की उसके पीछे पड़ा हुआ था और ये खबर सुनते ही उसने लक्की से पीछा छुड़ा लिया था। अब ये दोनों तो साथ आ ही गए हैं और ऐसे में मैं जो करने के लिए यहां आया था वो तो अब हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ना अब यहां से अब निकल ही जाना चाहिए यार। लक्की ने मन ही मन अपने आप से कहा और वहां से निकलने के लिए बहाना ढूंढने लगा। उसे इस तरह छटपटाता देख
कोयल को अपने ऊपर और भी गर्व महसूस हो रहा था। लक्की को अब अपनी गरीबी के ऊपर आखिरकार शर्म आ ही गई थी और इसलिए वो उन लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहने नहीं वाला था। लक्की, तुम पहले से ही हमारे साथ आने वाले थे ना, और फिर हमने तुम्हारे ही नाम की तो टिकट भी बुक करा लिए, इसीलिए प्लीज चलो ना यार, तुम साथ रहोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो ना, रोशनी ने उसे मनाते हुए कहा। लक्की का मन नहीं मान रहा था। जिस तरह से कोयल और प्रशांत एक दूसरे में घुसे हुए थे, उसे लक्की को लग रहा था कि उसका जाना सिर्फ टाइम की बर्बादी थी। वो उस वक्त में राधिका से मिलकर उसे अपने नए घर की खबर सुना सकता था, और अगर टाइम मिलता तो हो सकता था कि वो दोनों घर को देखने के लिए भी जा सकते थे। जब अमित ने देखा कि लक्की रोशनी के मनाने से भी नहीं मान रहा था, तो वो खुद उसे मनाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो लक्की के पास आया और उसने कहा, देख यार भाई, आई नो कि सारा प्लान तो इस पागल ने पहले ही खराब कर दिया है, लेकिन अगर तू ऐसे जाएगा ना तो मुझे और रोशनी को बहुत बुरा लग जाएगा। अमित ने लक्की को एक कोने में ले जाते हुए कहा, अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है यार, तुम लोगों ने मुझे एक काम से बुलाया था। अब तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि वो काम नहीं हो सकता, तो फिर मुझे जाने दो ना, इस बीच में मैं अपना दूसरा काम निपटा लूंगा। लक्की ने अमित को समझाते हुए कहा, यार भाई समझ यार, अगर तू अभी ऐसे चला जाएगा ना तो काम के होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तेरे बीच से गायब होते ही कोयल को इस बात का वैलिडेशन मिल जाएगा कि उसका प्रशांत को हां करना सही है, लेकिन अगर तू यही रहेगा, उसके मन में लगातार एक डाउट बना रहेगा और इसी डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट में कन्वर्ट कर देंगे हम। अमित ने कहा और लक्की के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने सबके सामने दिखावा करने के लिए लक्की से हंसते हुए कहा, क्या यार लक्की, हम सब तो दोस्त हैं ना। इतने में कोयल भी बीच में बोल पड़ी, हाँ लक्की, तुम ऐसे बीच में कैसे जा रहे हो, रोशनी ने तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट किया है, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इतना मनाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ना, नखरे क्यों दिखा रहे हो, क्या पता तुम्हें अपनी लाइफ में कभी फिर मौका मिले या ना मिले। अगर दोस्त लेकर जाना चाह रहे हैं तो चल लो, प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी तुम अपनी पॉकेट से तो। इससे पहले कि कोयल आगे कुछ कहती, रोशनी की पैनी नजर उसके ऊपर टिकी थी और इसलिए कोयल ने अपनी जुबान को बीच में ही रोक लिया था। इधर लक्की भी कोयल की ओर देख रहा था। कोयल ने मुस्कुराते हुए लक्की की ओर देखा और बोली, चलो ना लक्की, बहुत मजा आएगा। हाँ लक्की यार, सच में बहुत मजा आएगा। अब तो कोयल खुद कह रही है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, तो फिर तुम्हें और क्या प्रॉब्लम हो रही है, अमित ने कहा। अरे यार मगर, लक्की ने कहा। वो मना करने को ही था कि इतने में फिर से रोशनी ने कहा, अरे लक्की चलो ना यार, देखो ऐसे नखरे मत दिखाओ। अब मैं अगर अमित के साथ नहीं होती तो तुम्हें मनाने के लिए ना मैं घुटनों में बैठ जाती, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ हाथ ही जोड़ सकती हूं, इसलिए हाथ ही जोड़ रही हूं। चल लो यार, चल लो, रोशनी ने कहा। उसे भी वही लग रहा था जो अमित को लग रहा था। अगर लक्की कोयल के साथ ठीक से एक दिन भी बिता लेता तो वो प्रशांत के हाथों से उसे छीन सकता था, इसलिए रोशनी आज उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। इधर कोयल ने भी उसे मनाने के लिए और दो चार बात कही और आखिरकार लक्की मान गया। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूं, इतना बोल रहे हो तो चलो। बढ़िया, इसने हाँ कर दी। वहां पार्क में कोई पानी और जूस सर्व करने वाला तो रहेगा, कोयल ने प्रशांत की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा। लक्की पहले कोयल को और फिर रोशनी को देख रहा था। क्या वो कोयल को प्रशांत से अलग कर पाएगा? इस काम के लिए उसे किस हद तक जाना पड़ेगा? जैसे ही लक्की ने उन लोगों के साथ आने के लिए हां कहा, कोयल तुरंत उसके पास गई और उसके हाथों में अपना बैग थमाते हुए कहा, थैंक यू सो मच लक्की, तुम सच में ना बहुत अच्छे इंसान हो। लक्की देख पा रहा था कि वो ढोंग कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल ने उसके कंधे पर अपना बैग टांग दिया और घूमकर प्रशांत के पास आ गई।
उसकी हंसी से ही लक्की और बाकी के लोग समझ गए थे कि उसने लक्की को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, और अगर उसने यहीं से अगर इस चीज की शुरुआत कर दी थी तो फिर आगे क्या होने वाला था, इस चीज का तो भगवान ही मालिक था। अमित और रोशनी दोनों उसके इस बिहेवियर को देखकर चिढ़ गए थे। उधर लक्की उसकी इस हरकत से उतना नाराज नहीं हुआ था जितना बाकी लोग हो गए थे। वैसे उसके नाराज ना होने के पीछे का कारण भी वो खुद ही था। उसका दिल मोम का था और वो बहुत ही जल्दी पिघल जाता था। ऐसे में उसके पिघलने के पीछे का दोष वो किसी और को चाह कर भी नहीं दे सकता था। उसे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कोयल ने अपने बिहेवियर को बदल लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रशांत के प्यार ने उसे बदल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कोयल तो कोयल ही थी, पर अब क्योंकि लक्की ने हां कर दी थी तो उसके पास ना करने के पीछे का कोई कारण ही नहीं था। कोयल, तुम कितनी स्मार्ट हो ना यार। अम्यूजमेंट पार्क में हम खेल खेल कर थक जाते, इसीलिए तुम जानबूझकर अपने साथ ये लोडेड बैग पैक करके लाई हो ना। प्रशांत ने कोयल के चेहरे पर से उसकी एक लट को हटाते हुए कहा। कोयल भी अपनी ही तारीफ सुनकर ऐसे खुश हुई जैसे सालों बाद किसी लड़के ने उसकी तारीफ की हो। कोयल की बात सुनते ही प्रशांत ने भी अपना बैग उठाया और लक्की की दिशा में बढ़ने लगा। भाई सुनो, ये भी रख लो। लक्की ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ अपनी गुस्से भरी आंखों से प्रशांत को घूरने लगा। लक्की कोयल का बैग उठाने में उसकी मदद कर सकता था। वैसे भी एक लड़की का बैग उठाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रशांत तो एक लड़का था, लंबा चौड़ा, मोटा, तगड़ा। ऐसे में उसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए था। वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं लग रहा था, हट्टा कट्टा नौजवान था और अपना बैग खुद उठा सकता था। लेकिन नहीं, उसने बेशर्मों की तरह अपना बैग भी लक्की की ओर बढ़ा दिया था। लेकिन उसे क्या लग रहा था, लक्की के पास दिमाग नहीं था। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है प्रशांत? लक्की ने कहा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए प्रशांत, जो कि उससे बड़ी उम्मीदों से बैग देने के लिए आया था। लक्की के मुंह से यह सुनते ही उसका मुंह उतर गया और अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। अमित और रोशनी भी प्रशांत की इस हरकत के लिए उसे घूर कर देख रहे थे, इसीलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया और लक्की को गालियां देते हुए वहां से निकल आया। अरे छोड़ो ना, ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे जरा सी प्यार से बात क्या कर लो, ये अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कोयल ने प्रशांत को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रशांत ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और दोनों चाय की दुकान से बाहर आने लगे। रोशनी, अमित और लक्की उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो लोग उस दुकान के दरवाजे से बाहर निकले, अचानक कोयल के सामने कुछ लड़के गुजर गए। वो हंसे जा रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। कोयल की उनमें से ही एक लड़के पर नजर जा टिकी थी। वो उसे गुस्से से देख रही थी और मन ही मन उसे ढेर सारी गालियां दे रही थी। गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है, कोयल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि वो सिर्फ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी आवाज को आसपास के लोगों ने भी सुन लिया था। जैसे ही कोयल के मुंह से ये शब्द निकले, बाकी के लड़कों ने पीछे मुड़कर उसे देखा और घूरने लगे। कोयल की नजर उन सब में से उस लड़के पर जा टिकी जो उनमें सबसे लंबा था। वो उसे गुस्से से देखे जा रही थी। कोयल, क्या हो गया? प्रशांत ने कोयल को इस तरह से उस लड़के को देखते हुए पूछा। यही है मोहित रायजादा। हमारे घर पर उस दिन जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो इसी की वजह से हुई थी। कोयल के मुंह से ये शब्द निकले और साथ ही वो कड़वाहट भी, जिससे वो मोहित को देख रही थी। उधर मोहित के साथ जो बाकी के लड़के खड़े थे, वो कोयल को ऐसे मोहित की ओर घूरते हुए देख रहे थे। मोहित रायजादा के परिवार के बारे में यहां का बच्चा बच्चा जानता था। दिल्ली में उसका रौब था। ऐसे में कोई मोहित को ऐसे घूर कर देख ले कि उसके साथ चल रहे लड़कों को मंजूर नहीं था, और इसी बात के लिए वो कोयल को सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, मोहित ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। लेकिन मोहित भाई, एक लड़के ने मोहित की ओर देखते हुए कहा, तो उसने उस लड़के को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उस वक्त मोहित अंदर से थर थर कांप रहा था। वो कोयल को अपने सामने खड़ा देखकर डर रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि अगर उसका बाप एक फोन करेगा तो कोयल के पिता अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी उनके होटल में आ जाएंगे।
लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कोयल के पिता चेतन मित्तल को अपने डिफेंस के लिए बुला लेंगे। भले ही दिल्ली में लॉयन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन वो भी ट्रेड यूनियन के अंदर ही आता था। अब ऐसे में मोहित और उसके पिता कोयल के पिता को सबक सिखाने के लिए निकले थे, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया था। मोहित और उसके पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी, इसीलिए तभी से दोनों बाप बेटे कोयल के परिवार से खौफ खाने लगे थे। इधर मोहित ने जब कोयल को देखा तो वो इन्हीं सब ख्यालों के साथ उसके पास गया। उस लंबे चौड़े आदमी ने कोयल के सामने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, मुझे माफ कर देना बहन, आखिरी बार जब हम मिले थे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाया था और तुमसे टकरा गया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे दोस्तों से भी माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना बहन। मोहित को इस तरह से कोयल के सामने झुकता देख जो लोग उसके साथ चल रहे थे, उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए। उन्होंने कभी मोहित को इस जुबान में किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोयल ने अपने दोनों हाथों को बांधा और गर्व के साथ गर्दन तान कर मोहित के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ वो मोहित से बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुम और तुम्हारे पिता अगर माफी मांग लेंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा? तुम्हें आसानी से जाने थोड़ी दिया जाएगा। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, तुम मेरे सामने भी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, समझे तुम? ये सुनते ही मोहित के होंठ भी खुले के खुले रह गए थे। उसने जो सुना उसके बाद तो उसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और वो कोयल के सामने नहीं बैठना चाहता था, लेकिन बैठे बिना उसके पास और कोई चारा नहीं था। काफी सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और वहां जमा भी हो गए थे। मोहित उनके सामने नीचे बैठने में शर्मा रहा था। उसे लग रहा था कि इस इलाके में जो उसका खौफ था वो एक ही झटके में खत्म हो जाने वाला था। फिर भी उसके पास कोयल ने जो कहा उसे करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठ गया। बाकी के लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने अपने चक्कर खाते सिर को अपनी हथेली से पकड़ लिया था। ये सब हो क्या रहा है यार? सबके मन में बस यही सवाल था। लॉयन ग्रुप का वारिस इस लड़की के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को उस लड़की से डर क्यों लग रहा था। इधर कोयल के दिल में गुस्सा और बढ़ गया था। कोयल, अब बस बहुत हो गया यार, अब उसे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ना, यहां सब लोग देख रहे हैं, प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा। मोहित को इस तरह से उसके घुटनों पर बैठा देख प्रशांत भी काफी घबरा गया था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोयल उसके दम पर फिर से कोई डींग ना हाँक दे। अगर उसका पर्दाफाश हो गया तो लेने के देने पड़ने वाले थे, इसलिए प्रशांत वहां से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे इतनी भी जल्दी क्या है प्रशांत, इस आदमी ने हमें कितना परेशान किया है। तुम्हें मालूम है मैं इसकी वजह से ना पूरे दिन ट्रॉमा में रही हूं। मेरे पापा को इसकी वजह से डेड चिट मिले हैं और तुम चाह रहे हो कि मैं इस आदमी को ऐसे ही अपने हाथ से चले जाने दूं? मैं इसे ना इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, तुम एक काम करो, इसके गाल पर ना तुम एक जोरदार थप्पड़ लगाओ, कोयल ने प्रशांत से हड़बड़ाते हुए कहा। क्या कह रही हो? प्रशांत ने चौंकते हुए पूछा। लगाओ, कोयल ने कहा। अरे उसकी क्या जरूरत है कोयल, इसकी आंखों में देखो ना, पश्चाताप दिख रहा है। अब क्यों बेकार ऐसे लोगों के मुंह लगना यार, प्रशांत ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। नहीं, कहा ना लगाओ, लगाओ मतलब लगाओ। कोयल तो अपनी जिद पर ही अड़ गई थी। प्रशांत को लग रहा था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसके हाथ कांप रहे थे और वो डरते हुए मोहित को देख रहा था। अरे तुम्हें किस बात का डर लग रहा है यार? हमारा चेतन मित्तल के साथ उठना बैठना है, डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा। अगर हमने इससे एक आध थप्पड़ भी लगा दिया ना तो भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोयल ने प्रशांत को समझाते हुए कहा। प्रशांत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसके पास कोयल की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपना दिल मजबूत किया और फिर मोहित की ओर बढ़ गया। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और कसकर मोहित के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया।
मोहित ने भी थप्पड़ को ऐसे खाया जैसे वो थप्पड़ नहीं प्रसाद था। बहुत बढ़िया, कोयल ने खुशी के मारे उछलते हुए कहा। वो भी मोहित की ओर बढ़ी और उसने भी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चलो जान, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। अब इसकी वजह से हम अपना मजा थोड़ी खराब करेंगे, चलो, कोयल ने कहा और प्रशांत के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ गई। उसके बीच ये अमित, रोशनी और लक्की भी चल रहे थे। जैसे ही लक्की ने कोयल को ये करते हुए देखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो जाते जाते मोहित की ओर देख रहा था और आज पहली बार उसे मोहित के ऊपर तरस आ रहा था। कोयल ने उसके साथ जो किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया था और बहती गंगा में प्रशांत ने भी अपने हाथ धो लिए थे। उसके बाद तो लक्की को लगा कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इनकी मदद करने के लिए ना अब नहीं आने वाला हूं। पागल हैं एक नंबर के ये लोग, लक्की ने अपने आप से कहा। उसे मालूम था कि वो जैसा कर रहे थे एक ना एक दिन उन्हें वैसा ही भुगतना पड़ सकता था। इधर मोहित, जो कि उनके जाने तक घुटनों के बल ही बैठा हुआ था, वो उनके जाने के बाद खड़ा हुआ और उसने कोयल और प्रशांत को गुस्से से देखा। तुम दोनों ना तो बस देखते जाओ अब, उसने अपने आप से कहा और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। इधर थोड़ी दूर जाने के बाद लक्की और बाकी के लोगों ने गाड़ी बुला ली और वो सब लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते कोयल प्रशांत की ही तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। जिस तरह से प्रशांत ने मोहित को पहला थप्पड़ लगाया था, वो उसकी बड़ाइयां करते ही नहीं थक रही थी। कोई लड़की अपने लिए ऐसा ही तो बॉयफ्रेंड चाहती है जो किसी भी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा हो सके, जो किसी भी प्रॉब्लम में उसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर कल को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को ही फोन करेगी। और मैं तो कहती हूं कि जो लड़के कमजोर हैं और गरीब हैं वो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई लड़की उनको भाव भी दे सकती है। उन्हें बंदी से भाव लेने की जगह पैसे कमाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर पैसा हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है और कोई भी बंदी ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में थोड़ी आएगी जिसके पास पैसा ही ना हो। भाई, हम कोई आपके साथ सूखी रोटी कच्चा प्याज खाने के लिए थोड़ी आए हैं। और अपनी ही बात पर हंसने लगी। जितना ज्यादा वो बोले जा रही थी उतना प्रशांत का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर लक्की को उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो मन ही मन प्रशांत का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि प्रशांत उस काम का क्रेडिट खा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे में वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रशांत के दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। उधर अम्यूजमेंट पार्क में दिन भर मौज मस्ती करने के बाद जब शाम को कोयल सबको अपनी तरफ से फिल्म दिखाने के लिए ले जाने लगी, तभी उसका फोन बजा। हेलो, कोयल ने फोन उठाते हुए कहा। कोयल, तुम जहां भी जा रही हो ना, वहां से चुपचाप अभी के अभी घर चली जाओ। मैं अभी मोहित रायजादा के पिता क्रांति रायजादा से मिलने जा रहा हूं और मुझे ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। फोन पर कोयल के पिता की आवाज आई। उनके मुंह से ये बात सुनते ही कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? कोयल अपने ही किए की वजह से किस मुसीबत में फंसने वाली थी? क्रांति रायजादा अब की बार उसके साथ क्या करने वाला था? कोयल ने सभी लोगों के साथ फिल्म देखने का प्लान बना लिया था और जैसे ही उसने टिकट खरीदे, ठीक उसी वक्त उसके पिता का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें क्रांति रायजादा ने अपने दफ्तर में बुलाया है और इन सब के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि कोयल खुद है। जैसे ही कोयल ने अपने पिता के मुंह से यह बात सुनी, एक पल के लिए तो वो चुप रही, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी निकल गई। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? उसके पिता ने उधर से और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहा। अरे पापा, मैं घर नहीं आ सकती यार। अभी आपको चिंता करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जीत से ना आपका गुस्सा भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोयल ने कहा। और फिर आगे की बात बताने के लिए
अपने दोस्तों से थोड़ा दूर आ गई। कोयल के पिता उस बात को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर कोयल एक कोने में आई और बोली, पापा, मैं और प्रशांत, जिसके पिता जयेश ने हमें पिछली बार क्रांति रायजादा और मोहित रायजादा से बचाया था, याद है? कोयल ने कहा, उसके पिता इन दोनों को कैसे भूल सकते थे? वो तो बहुत मुश्किल वक्त में भी उनके लिए भगवान का अवतार बनकर आए थे। कोयल ने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, हाँ तो वो और मैं ना, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं पापा, और मैं अभी भी उसी के साथ हूं। और इसलिए अगर मैं अभी नहीं आती हूं तो भी मोहित के पिता कुछ नहीं कहने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें, कोयल ने कहा और प्रशांत की ओर फक्र से देखने लगी, जो कि कुछ दूर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। इधर जैसे ही कोयल के पिता ने कोयल के इस नए रिश्ते की बात सुनी तो वो खुशी के मारे झूम उठे। वो अपनी बेटी को दिल से दुआएं दिए जा रहे थे और उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। प्रशांत न सिर्फ अभी बल्कि आगे भी बहुत काम आने वाला है हम लोगों के लिए, इसलिए तुम उसके साथ थोड़ा सा ध्यान से रहना और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए, समझे? उसके पिता ने उसके इस नए रिश्ते का समर्थन कर दिया। इससे पहले कि कोयल अपनी ओर से कुछ कह पाती, उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम उसके साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रशांत का ध्यान रखना बाय, उसके पिता ने कहा और फोन काट दिया। कोयल ने इधर फोन रखा और सीधा दौड़कर प्रशांत की बाहों में झूल गई। क्या हुआ कोयल, किसका फोन था? प्रशांत ने पूछा। जी इस तरह से? वो बातचीत के दौरान बीच बीच में प्रशांत को देख रही थी। उसे यही लग रहा था कि जरूर बात उसी से जुड़ी हुई थी जो सुबह उसने मोहित के साथ किया। कहीं उसी से जुड़ा हुआ कोई मैटर तो नहीं था? प्रशांत यही सोच सोचकर घबराए जा रहा था। अरे कुछ नहीं, पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि कहां हो, और बस इधर उधर की बातें। चलो सब अंदर चलते हैं, फिल्म शुरू ही होने वाली है, कोयल ने कहा और प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। जब वो लोग फिल्म देखकर बाहर आए तो रात के लगभग 10 बज चुके थे। प्रशांत ने कोयल से कहा कि उन्हें पहले ही काफी देर हो गई थी और हॉस्टल वापस जाने में और भी देर हो सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वो बाहर कहीं रुक जाते। आज उसने जो मोहित के साथ सुबह में किया, उसके बाद उसे याद आया कि उसे कोयल को जल्द से जल्द सच बता देना चाहिए। अगर उसे बाद में पता चलता तो प्रशांत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। प्रशांत ने उसे थप्पड़ मार तो दिया था, लेकिन उसके आगे अगर कुछ हुआ तो वो संभाल नहीं सकता था। अरे नहीं यार, बाहर रहने की क्या जरूरत है, हम लोग अभी कैब मंगवा लेते हैं, 20 मिनट पे हॉस्टल पहुंच जाएंगे, रोशनी ने बीच में तपाक से कूदते हुए कहा। उसे प्रशांत के आज रात बाहर रुकने के पीछे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं और कोयल तो आज रात बाहर ही रुकने वाले हैं। क्यों कोयल? प्रशांत ने जिद करते हुए कहा और फिर कोयल का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। रोशनी ने अमित को देखा और नजर फेर ली। लक्की भी उन दोनों को ऐसे देखकर परेशान हो गया था। वो सुबह से उन दोनों को ऐसे ही बच्चों जैसी हरकत करते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी प्यार नहीं किया था या फिर वो कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से ये दोनों आज सुबह से बिहेव कर रहे थे, उससे तो लक्की को प्यार के नाम से ही घबराहट होना ही शुरू हो गई थी। कोयल सुन, क्या तुम हमारे साथ आ रही हो या फिर उसके साथ रुकोगी? जल्दी बताओ। रोशनी ने कोयल से थोड़े सख्त लहजे में पूछा। मुझे लगता है ना कि मुझे प्रशांत के साथ ही रुकना चाहिए, कोयल ने काफी देर के सोच विचार के बाद कहा। ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रशांत को ना करती, उसके पिता की कही बात उसे याद आ गई और इसीलिए अपने आप को उसके साथ वो जाने से रोक नहीं पाई थी। कोयल सुनो तुम। इससे पहले कि रोशनी आगे कुछ कह पाती, उसने अपनी बात को मन के अंदर ही दबा लिया। उसने गहरी सी सांस ली और अमित की ओर देखने लगी। लक्की भी समझ गया था कि रोशनी क्या कहने वाली थी और उसने अपने आप को वो कहने से रोक लिया। एक तरह से अच्छा ही किया। उसे कोयल की चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि प्रशांत उसके लिए ठीक नहीं था और उसके साथ रात रुकने का उसका डिसीजन तो बिल्कुल गलत था। लेकिन रोशनी भी जानती थी कि उसके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं था।
वो बस यही कर सकती थी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ वहीं रुक जाए। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुक रही हूं। जैसे ही ये फैसला हुआ, प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अच्छे से अच्छा होटल सर्च करने लगा। इसके बाद उन लोगों ने एक कैब बुक की और वहां से निकल गए। जिस होटल में वो लोग आए थे वो काफी बड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा झूमर टंगा हुआ था और उसके पूरे फर्श पर सिर्फ मार्बल लगा हुआ था। होटल का बाहर का हिस्सा रात को बहुत सुंदर सी रोशनी से जगमगा रहा था और अंदर से भी वो काफी सुंदर लग रहा था। हमें 3 रूम चाहिए, 2 कपल हैं और एक सिंगल, और सुनो, सिंगल वाले के लिए जो सबसे सस्ता होना वही देना। प्रशांत ने रिसेप्शन पर जाकर कहा और उस लड़की को देखने लगा जो टेबल की उस पार खड़ी थी। उधर जब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उसके लिए कमरे की तलाश कर रही थी, तब प्रशांत लक्की के पास आया और बोला, लक्की, मैं आज बहुत खुश हूं यार। आई एम सो हैप्पी। इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने साथ इस बड़े से होटल में रुकवा रहा हूं। आज की रात तुम्हारी लाइफ की ना सबसे यादगार रात होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मौका दोबारा भी आने वाला है लक्की। प्रशांत काफी इतरा रहा था और लक्की उसकी बात सुनकर सिर्फ सिर हिला रहा था। उसे लग रहा था कि शायद प्रशांत अभी तक उसकी सुबह हुई फजीहत को भूल चुका था और उसे फिर से लक्की के मुंह से कुछ सुनने का मन कर रहा था। जब कमरे फाइनल हो गए तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सभी कमरों की चाबी वेटर को दे दी। प्रशांत ने खुशी खुशी कोयल का हाथ पकड़ा और उसके साथ कमरे के अंदर जाने लगा। कोयल इससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसे किसी कमरे में नहीं रुकी थी, इसलिए उसे काफी शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और साथ ही गर्म भी, लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि प्रशांत का परिवार एक बड़ा और ताकतवर परिवार था, इसलिए वो उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती थी और इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाने से कोई गुरेज नहीं था। उधर रोशनी और अमित भी उनके पीछे ही एक दूसरे कमरे में चले गए थे और सिर्फ लक्की ही वहां अकेला खड़ा था। उसके साथ आने जाने वाला कोई नहीं था और ना ही उसका कमरा अभी तक फाइनल हुआ था। जैसे ही होटल के स्टाफ की नजर लक्की के ऊपर पड़ी तो वो लोग उसे देखकर उसके बारे में खुसुर फुसुर करने लगे। सब लोगों को लक्की के ऊपर दया आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि लक्की की किस्मत बहुत खराब थी। ना तो उसके पास कोई लड़की थी और उसे सोने के लिए भी सबसे सस्ता कमरा मिला था। जब लक्की ने स्टाफ के लोगों को बातें करते हुए सुना तो वो समझ गया कि उसके बारे में वो लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि प्रशांत क्या उसे सच बता देता या फिर वो सच के पता लगने से पहले धोखे से कोयल का फायदा उठाना चाह रहा था। लक्की तो इस हद तक भी सोच रहा था कि क्या उसे खुद जाकर कोयल को सच बता देना चाहिए ताकि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता। वो सोच रहा था कि इससे पहले की जिंदगी भर के लिए अपने मन में मलाल रहे, उसे प्रशांत की सच्चाई का पता देर हो जाने से पहले चल जाना चाहिए। ठीक इसी वक्त जब लक्की इस सब उधेड़बुन में फंसा हुआ था तो एक वेटर ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो उसके साथ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि अचानक सामने एक लंबा सा आदमी आया। उसने काली पैंट, सफेद शर्ट और काला कोट पहना हुआ था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए और सब लोगों के अंदर एक तरह का जोश भर गया। लक्की देख रहा था कि उनमें से किसी की भी नजर उस आदमी के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हेलो मैनेजर सर। जैसे ही एक वेटर के सामने से वो आदमी निकला, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उस आदमी ने भी अभिवादन में सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी थी और आगे बढ़ गया। उसके बाद वो आदमी लक्की को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर लक्की के ऊपर पड़ी, उस आदमी का एकदम नजरिया ही बदल गया। वो अभी तक काफी रूबाब के साथ होटल के हॉल में घूम रहा था, लेकिन लक्की को देखते ही उसकी आंखें सम्मान से भर आईं। वहां पर देखते ही वो चौंक गया और वो लक्की की ओर उस तरह से देख रहा था ऐसे वहां पर काम करने वाले लोग उस मैनेजर को देख रहे थे। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने लक्की के सामने आकर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़कर कहा। ओ वसीम, कैसे हो? लक्की ने उसे पहचानने में थोड़ी देर तो लगा दी, लेकिन वो आखिरकार उसे पहचान गया था। उसने उस आदमी को तब देखा था जब रुस्तम डांगी ने उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ये होटल भी उसके परिवार की संपत्ति के अधीन था। जी सर, मैं वसीम, आपने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे सर। वसीम लक्की का पहले भी मुरीद था और अभी फिर से मुरीद हो गया था। वो जानता था कि लक्की काफी साधारण इंसान था और उससे बात करने से आदमी को दो बात सीखने को ही मिलने वाली थी। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आपका यहां कैसे आना हुआ? वसीम ने कहा। हाँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था। पहले हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए हुए थे, उसके बाद हम लोग फिल्म देखने गए। रात काफी हो गई थी तो किसी का वापस हॉस्टल जाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग रात रुकने के लिए यहां आ गए थे, लक्की ने कहा और वसीम के सामने मुस्कुराने लगा। वसीम को लक्की के साथ खड़ा देख बाकी सब लोग जो अभी तक लक्की के बारे में बातें किए जा रहे थे, अचानक ही उनके होंठ सिल गए थे। अरे वाह सर, क्या बात है, सर का रूम रेडी है? वसीम ने रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की से पूछा। हाँ सर, हाँ सर, रेडी है सर, उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो किस जुबान से कहती कि उसने लक्की के लिए सबसे सस्ता कमरा तैयार कराया था। उसे सच में इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी जिसकी किस्मत को वो खराब समझ रहे थे, वो उसके मैनेजर से भी बड़ा आदमी था। कौन सा कमरा रेडी किया है सर के लिए? वसीम ने पूछा। उस लड़की से झूठ नहीं बोला गया और उसने कहा, सर के लिए हमने ऊपर तीसरे फ्लोर पर जो पब्लिक वॉशरूम के पास वाला कमरा है ना सर, उसे बुक किया है सर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो हमारे होटल का सबसे सस्ता कमरा है और सर के लिए तुमने वो कमरा बुक किया है? वसीम ने उस लड़की को फटकारते हुए कहा। लक्की उस पूरे होटल का मालिक था और उसी के रुकने के लिए वो इतना सबसे खराब कमरा खोल रहे थे। वसीम के लिए तो लक्की का उस होटल में आना ही बहुत बड़ी बात थी। अरे नहीं वसीम, उन लोगों की गलती नहीं है, रूम मेरे दोस्तों ने बुक किया है, लक्की ने वसीम के गुस्से को शांत करवाने के लिए कहा। अच्छा सर, आपके दोस्त तो बहुत ही, मैं क्या बताऊं? चलिए मैं आपके लिए अपने छोटे से होटल का ना सबसे बढ़िया कमरा खुलवा कर देता हूं, वसीम ने कहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है वसीम, इन्होंने जो कमरा खोला है मैं उसी में रुक जाऊंगा, लक्की ने वसीम के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा आपकी, वसीम ने कहा। वो लक्की की बात नहीं काट सकता था, किसी हाल में भी नहीं। ठीक है वसीम, तुम भी अपना काम करो और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूं, लक्की ने कहा। अरे सर, ऐसे कैसे? आप पहली बार हमारे होटल में आए और इससे पहले कि वो आगे की बात खत्म करता है, उसने दो वेटर को इशारा करके बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। लक्की समझ गया था कि वो उसकी खातिरदारी करवाने के लिए उन लोगों से कुछ मंगवा रहा था, लेकिन इधर लक्की को सच में देर हो रही थी। वो कोयल को वक्त रहते सच बता देना चाहता था। क्या लक्की इस चीज में कामयाब हो पाता या उससे पहले ही प्रशांत कोयल को धोखे में रखकर उसका फायदा उठा लेता? जैसे ही लक्की आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, तभी वसीम ने उसे बीच में रोक लिया और वहां खड़े एक वेटर को इशारा करके उसके कान में कुछ कहने लगा। अरे वसीम, देख यार, अब कोई फॉर्मेलिटी मत करना प्लीज आप, लक्की ने वसीम को प्यार से इनकार करते हुए कहा। नहीं सर, प्लीज सर, आप पहली मर्तबा हमारे होटल में आए हैं, अब ऐसे में आपको बिना खातिरदारी कैसे जाने दे सकता हूं मैं? ज्यादा देर नहीं लगेगी सर, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 20 मिनट दे दीजिए अपना, वसीम ने कहा और लक्की के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लक्की का मन तो कर रहा था कि वो वसीम को मना करके सीधा कोयल के पास चला जाए, लेकिन जिस उम्मीद और सम्मान भरी नजरों से वसीम लक्की को देख रहा था, उसके बाद लक्की का उससे नजर बचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब बस थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज, लक्की ने कहा और वसीम उसे अपने साथ मैनेजर के केबिन में लगे सोफे पर ले गया। लक्की जैसे ही वहां बैठा, उसने देखा कि वसीम ने
उसके लिए बहुत अच्छा खासा शरबत और नाश्ता मंगवा रखा था। काजू की मिठाई, नवरत्नी, चिड़ा खोया, समोसा और बाकी चीजों से लक्की के सामने रखी टेबल पूरी तरह से भर चुकी थी। लक्की ने उसमें से थोड़ा बहुत नाश्ता लिया और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगा। सर बस 5 मिनट और, वसीम ने कहा और लक्की को रोक लिया। लक्की ने अपनी घड़ी देखी। इधर उधर की बातें करते हुए उसे वैसे भी आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। वसीम, देखो मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुमने रोका तो मैं रुक गया, मुझे भूख नहीं थी, फिर भी थोड़ा नाश्ता किया, अब प्लीज मुझे जाने दो। लक्की ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। वसीम अब की बार मना नहीं कर पाया और लक्की को छोड़ने खुद बाहर आया। लक्की ने घड़ी देखी तो पता चला उसे 20 की जगह 40 मिनट हो चुके थे। उससे पहले ही वो 10 मिनट तक उस हॉल में इंतजार कर चुका था। अब लक्की को लग रहा था कि कोयल और प्रशांत के बीच जो कुछ होना था वो तो अब तक हो चुका होगा, इसलिए अब जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी कोयल कौन सा मेरे समझाने से समझ जाती। मुझे तो डाउट था, जब तक मैं उसे असलियत नहीं बता देता तब तक शायद वो मेरी बात सुनना तो दूर मेरे सामने देखती भी नहीं। लक्की ने अपने आप को समझाते हुए कहा और अपना ही मन महसूस कर रह गया। वो फिर अपने कमरे में गया और बिस्तर पर चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। दिन भर की थकान उसके बदन में चढ़ गई थी। काफी भारी बोझ उठाने के बाद और फिर इतना खेलकूद करने के बाद लक्की के लिए अब 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वसीम ने जो उसे शरबत पिलाया था, उसे तो लक्की को ऐसा लग रहा था कि उसका बदन बिल्कुल हल्का हो गया था और वो किसी भी पल नींद की आगोश में आ जा सकता था। राधिका, लक्की ने सोने से पहले एक बार राधिका को याद किया और अचानक ही उसके होठों पर उसका नाम आ गया। वो देख पा रहा था कि उसकी सांवली सी शक्ल पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उसकी आंखों में तालाब का पानी चमक रहा था और वो मुस्कुराते हुए लक्की से बात किए जा रही थी। उससे बात करते करते लक्की को कब झपकी आने का एहसास होने लगा, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसकी किस्मत में इतनी आसानी से सोना कहां लिखा था। जैसे ही उसे नींद लगने वाली थी, उसने गलियारों में किसी तरह की आवाज सुनी। उसने सुना कि सबसे पहले तो किसी के कमरे का दरवाजा धम से बंद हुआ और फिर कोई तेज कदमों से गुस्से में गलियारे में चलने लगा। भाड़ में जाओ। इधर गलियारे में कोयल का पूरा बदन सिर्फ एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसके गोरे से कंधे और उसके गोरे से पैर उस चादर के बाहर थे। बाकी पूरे बदन पर चादर बिछी हुई थी। उसे न जाने क्या हो गया था, लेकिन वो बिना चप्पल पहने ही कमरे से बाहर आ गई थी और उसके पीछे पीछे प्रशांत भागा भागा आ रहा था। कोयल, प्लीज चुपचाप अंदर चलो, देखो एक बार खुद को तुम किस हालत में बाहर आ गई हो। इससे पहले कि यहां तुम्हें कुछ बाकी लोग इस तरह देखें, अंदर चलो प्लीज। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो प्लीज, प्रशांत ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन कोयल ना तो उसकी बात सुनना चाहती थी और ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि कौन उसे देख रहा था और कौन नहीं। वो तो बस गुस्से में उबलती हुई चाय जैसी नजर आ रही थी। इधर प्रशांत भी बिना कपड़ों के ही बाहर भागा भागा आ गया था। उसने सिर्फ लाल रंग का एक कच्छा पहना हुआ था और उसके ऊपर उसका मोटा सा पेट थुल थुल हिल रहा था। प्रशांत, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, झूठे हो। तुम्हारे परिवार ने मेरी हेल्प नहीं की, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कोयल ने कहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी प्रशांत की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के नीचे फेंक दे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को काबू में रखा था। अरे कैसी बात कर रही हो कोयल, तुम्हें कोई जरूर गलत फहमी हुई है। अच्छा, तुम ही बताओ कि अगर मैंने या मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो फिर किसने की है? मेरे अलावा कौन है जो इस काम को कर सकता है? बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? प्रशांत ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल ने झटके से उसे अपना हाथ छुड़वा लिया। गलियारे के बीच वो बीच खड़े होकर उन दोनों के बीच ये झगड़ा हो रहा था और लक्की को इसकी थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो प्रशांत, कम से कम अब तो सच बोल दो। वैसे तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हारा सच आ ही गया है, कोयल ने बिफरते हुए कहा। प्रशांत के पसीने छूट गए थे। वो वैसे तो खुद ही कोयल को सब सच बता देना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि सच बताते ही कोयल बिधक जाती और उससे नफरत करने लगती।
ऐसे में प्रशांत पहले अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था, उसके बाद वो बेशक कोयल को सब सच बता देता। तुम क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और फिर तुम हो कि ऐसी बात कर रही हो। कौन है जो तुम्हें ये सब उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है? कौन भर रहा है तुम्हारे कान? बताओ मुझे, प्रशांत ने पूछा और कोयल की ओर देखने लगा। कोयल को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी अभी भी सच सुनने को राजी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने बदन पर लिपटे चादर को ठीक करते हुए कहा, अभी ना, मेरे पापा का फोन आया था। मेरे पापा को क्रांति रायजादा बार बार फोन करके उन्हें ऑफिस बुला रहा है। सुबह हमने जो मोहित के साथ किया, शायद उसी की वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है। अब इधर मैंने तो कह दिया कि मैं और प्रशांत एक साथ थे। मेरे पापा भी बहुत फ्री हो गए, लेकिन उनका फोन फिर से बजने लगा। उन्होंने सोचा कि मुझे डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि वो खुद इस मैटर को सॉल्व कर लें, इसलिए वो सीधा तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चले गए। पर तुम्हारे पापा ने खुद मेरे पापा से कहा कि ना तो उन्होंने उस दिन हमारी हेल्प की थी और ना ही वो आज इस मैटर में हमारी हेल्प कर पाएंगे। कोयल ने फूलती हुई सांस को थामने की कोशिश करते हुए कहा। फिर उसने एक बार और दम भरा और गुर्राते हुए बोली, और तुम यहां मुझसे हर रोज झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ये सुनते ही प्रशांत को लगा कि उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। कहां तो इतनी मुश्किल से कोयल को मनाकर अपने साथ लेकर आया था। कोयल को अपने साथ लाने के चक्कर में उसे उसके दोस्तों का खर्चा भी झेलना पड़ा। उसने कमरे में जाते ही कोयल को रिझाना भी शुरू कर दिया था। शुरुआत में कोयल थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन बाद में उसकी भी शर्म खुल गई थी। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी कोयल के पिता का फोन बज गया। सही वक्त पर उनका फोन बजा, वरना आज बहुत गड़बड़ हो जाती। बिना कपड़ों के जब कोयल ने अपने पिता का फोन उठाया और जब उसने उनकी पूरी बात सुनी तो कोयल का मन घिन्न से भर आया और वो गुस्से से प्रशांत को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोयल जिस हालत में थी उस हालत में ही प्रशांत को गालियां देते हुए कमरे से बाहर आ गई। क्या कहा तुम्हारे पापा मेरे पापा से मिलने के लिए गए हुए थे? प्रशांत ने गधों जैसा सवाल किया। कोयल ने उसे पूरी कहानी पहले ही सुना दी थी, लेकिन उसे कोयल की बात पर शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपना पर्दा फाश हो जाने के बाद उसे अंदर ही अंदर काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। कहां वो और कोयल एक ही बिस्तर पर थे और उन दोनों की होंठ एक दूसरे में घुलने ही वाले थे, और कहां अब कोयल उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। देखो कोयल, मेरी बात सुनो भले ही। प्रशांत ये कहते हुए कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो इस वक्त कोयल को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब पूरा होता या नहीं होता ये बात बहुत अलग थी, लेकिन अभी इस बात पर तमाशा खड़ा हो जाए। प्रशांत उससे पहले कोयल को अंदर ले जाना चाहता था। उसने जैसे ही कोयल की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, उधर कोयल ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरे पास ना आने की कोशिश मत करना। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास करने की गलती कर दी। तुम जैसे को तो, कोयल ने कहा और गुस्से में अपने दांतों को भींच लिया। वो प्रशांत के चेहरे को अभी एक सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाह रही थी। उसकी छुअन भर से उससे नफरत हो गई थी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो प्रशांत की उंगलियां ही काट दे। जैसे ही कोयल ने प्रशांत को पीछे धक्का दिया, प्रशांत का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे रखे एक चीनी मिट्टी के स्टैच्यू से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से वो बड़ा सा स्टैच्यू फट से नीचे गिरा और टूट गया। पूरा गलियारा उसके टूटने की आवाज से गूंज गया था और साथ ही उसके टुकड़े भी पूरे गलियारे में पसर गए थे। लेकिन उस बात से कोयल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी प्रशांत से लड़े जा रही थी। ये स्टैच्यू तुमने तोड़ा है? तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन दोनों के पास आते हुए कहा। उसकी गुस्से भरी नजरें कभी उस पुतले को तो कभी उन दोनों को देख रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वसीम ही था। गलियारों से आती इतनी तेज आवाज सुनकर वो खुद भागा भागा गलियारे में पहुंच गया था और उसके पीछे उसका स्टाफ भी आ गया था। जैसे ही कोयल ने इतने सारे लोगों को देखा, वो घबरा गई और बोली, हां, हमसे ही गलती से हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बात अच्छी है कि आपने खुद ही अपनी गलती मान ली,
लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई के लिए आप हमारे होटल को कॉम्पेंसेट कर दीजिएगा। वसीम ने कहा और फिर उस स्टैच्यू को देखा। उसके टूट जाने की वजह से उसे काफी दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही कोयल ने वसीम की ये बात सुनी, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्या कहा इस टुच्चे से स्टैच्यू के लिए? मैं आपको कॉम्पेंसेट करूं, इसमें था क्या? स्टैच्यू ही तो है। अगर तुम लोग इतने ही गरीब हो तो इतना बड़ा होटल क्यों खोल रखा है? जाओ चाय की दुकान चलाओ। कोयल के मुंह में जो भी आ रहा था वो बके जा रही थी। उसके गुस्से ने फिर से उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन क्योंकि वसीम देख पा रहा था कि वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद से ज्यादा और कुछ नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो वसीम और उसके स्टाफ के बारे में जो भी बुरा भला कह रही थी, वसीम ने वो सब सुना और फिर बोला, आप जो कह रही हैं वो सब ठीक है। हम लोग आपके जीतने अमीर नहीं हैं, मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। और आपने जो स्टैच्यू तोड़ा है ना, ये कोई टुच्चा स्टैच्यू नहीं है जो गली बाजारों में बिकता हो। इसे जर्मनी के मशहूर स्कल्पचर अर्नेस्ट बेलरेक ने बनाया है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए है, वसीम ने कहा और कोयल की ओर देखने लगा। क्या 30 लाख रुपए? कोयल ने कहा और वसीम की ओर फटी हुई नजरों से देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक तो सोई हुई थी, लेकिन किसी ने अचानक उसके मुंह पर पानी डालकर उसे जगा दिया था, जिससे स्टैच्यू की कीमत 30 लाख रुपए थी। वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वसीम भी उसके आगे और कोई बात नहीं कहना चाह रहा था और उसने सीधा एक वेटर को इशारा किया। वेटर भी उसकी बात समझ गया और तुरंत उसके ऑफिस में जाकर उस स्टैच्यू का सर्टिफिकेट और उसका बिल लेकर आ गया। वसीम ने उसके हाथ से वो बिल लिया और कोयल के हाथों में थमा दिया। उन दोनों चीजों को देखते ही कोयल के तो होंश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए तो उसने कभी अपने घर में एक साथ देखे भी नहीं थे। सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। आई एम सॉरी सर, कोयल ने वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा और गिड़गिड़ाने लगी। अभी तक जो वसीम के सामने तनकर खड़ी थी, अब वो अचानक किसी सांप की केंचुअली की तरह उसके पैरों में जा गिरी थी। उसका बदन थर थर कांप रहा था। आपको क्या लग रहा है, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा? और वैसे भी आप खुद ही तो कह रही थी कि आपके लिए बहुत टुच्चा सा स्टैच्यू था और हम लोग गरीब हैं, तो फिर जल्दी से आप अपने घर फोन लगाइए और हमारे स्टैच्यू के 30 लाख रुपए दिलवा दीजिए, वसीम ने कहा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। घर का नाम सुनते ही कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। भरी गर्मी में वो ठंड के मारे कांप रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल इस मुसीबत से निकल पाती? अगर उसके घर पर यह सब पता चलता तो उसके ऊपर क्या पहाड़ टूटने वाला था? क्या लक्की फिर से कोयल को बचाने वाला था? कोयल ने जब वसीम के मुंह से उस स्टैच्यू का रेट सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने गुस्से के चक्कर में इतनी महंगी चीज तोड़ दी थी। वो प्रशांत से बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से कितनी कीमती चीज टूट गई थी। जब उसने वसीम से माफी मांगने की कोशिश की तो वसीम ने भी उससे उसी की भाषा में बात की और तुरंत अपने घर वालों को फोन लगाने के लिए बोल दिया। अभी तो उसके पिताजी ने उसे फोन पर प्रशांत के चक्कर में फटकारा था। अब अगर वो उनके सामने एक नई मुसीबत लेकर जाती तो उसके पिताजी उसे जान से ही मार देते। सर प्लीज, सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, कोयल ने फिर से वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन वसीम के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कोयल की बात सुनने से ही इनकार कर दिया था। जब कोयल हताश हुए सिर्फ उस चादर को ओढ़े गलियारे में खड़ी थी, तब उसके पीछे किसी की आवाज आई। कोयल, क्या बात हो गई? कोयल ने घूमकर देखा तो रोशनी और अमित भी वहां पहुंच गए थे। गलियारे में होते शोर की वजह से वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे।
रोशनी कोयल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूरा माजरा पूछने लगी। जैसे ही रोशनी के हाथ ने उसके कंधे को छुआ, उसके आंसू निकल आए और वो डबडबी सी आंखों से रोशनी की ओर देखते हुए बोली, यार, ये स्टैच्यू टूट गया मेरे से। इसका प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए बता रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पापा को इस बात का पता चला ना, तो वो मुझे जान से मार ही देंगे यार। रोशनी ने कोयल की बाहों में सुबकते हुए कहा। रोशनी वसीम की ओर देख रही थी। कोयल को इसी बीच न जाने कैसा झटका लगा और वो वसीम के सामने और जोर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी सर। आप चाहे तो मैं आपके लिए काम करके धीरे धीरे आपका पैसा चुकता कर दूंगी। मैं सिर्फ आपके होटल ही नहीं बल्कि आपके घर में भी काम कर लूंगी सर। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन सब आता है मुझे सर। आप बोलोगे तो मैं बच्चों को भी संभाल लूंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाने का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है सर। मैं सब कर लूंगी सर। आपकी ड्राइवर भी बन जाऊंगी सर। आपकी क्लीनर भी बन जाऊंगी सर। प्लीज सर, प्लीज। इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कह पाती, आंसुओं की वजह से उसका गला चोक हो गया था। वसीम देख पा रहा था कि यह बात उसके पिता तक ना जाए, इसके लिए कोयल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अगर इस वक्त वसीम उसे रिसेप्शनिस्ट के लिए भी रख लेता तो कोयल मना नहीं कर सकती थी। देखो लड़की, इन सब चीजों से ना कोई बात नहीं बनने वाली है और ना ही ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, समझी तुम? बस जल्दी से अपने पेरेंट्स को यहां बुलाओ। इस वक्त उनके अलावा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। वसीम ने उसे समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कोयल के साथ जो हो रहा था वो बुरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस मसले में कोयल की कोई मदद नहीं कर सकता था। होटल अगर उसका खुद का होता तो वो एक बार के लिए सोच भी सकता था, लेकिन वो खुद यहां मैनेजर था और इतने बड़े नुकसान को वो अपने मालिक से छुपा नहीं सकता था। लेकिन इधर वसीम की बात सुनकर कोयल के दिल में गुस्सा, नफरत, दुख, घिन्न और ना जाने कैसे कैसे भाव घर करने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो उसके पिता को ये पूरी बात बताती तो उसके पिता उसके साथ क्या करने वाले थे, लेकिन उन्हें बुलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने प्रशांत की ओर देखा, लेकिन इस बार तो उसने भी कोयल से नजर फेर ली थी। वैसे भी उसने उसके साथ जो किया था, उसके बाद तो कोयल भी प्रशांत के साथ कोई मदद नहीं लेना चाह रही थी। उसने अपने सुन्न पड़ गए हाथों से अपना मोबाइल अनलॉक किया और जैसे ही वो अपने पापा को फोन मिलाने वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, वसीम जी। सब लोगों की नजर उस आवाज को देखने के लिए दूसरी दिशा में घूम गई। सामने लक्की खड़ा था। वहां पर जो हो रहा था उसमें से काफी कुछ लक्की पहले ही सुन चुका था और वो पूरा मामला समझ भी गया था। जब कोयल ने लक्की को इस तरह अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होते देखा तो वो देखती ही रह गई। सर, इससे पहले कि वसीम लक्की के आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और वसीम के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वसीम उसकी हथेली को देखते ही चुप हो गया था। वैसे वसीम जी, आपका ये स्टैच्यू गिरा है, अच्छा ही हुआ गिरा है। इसके गिरने से आपको फायदा ही है। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान सी छा गई थी। जैसे ही सब लोगों ने लक्की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए की चीज ऐसे जमीन पर बिखरी पड़ी थी और लक्की कह रहा था कि अच्छा हुआ वो बिखर गई। वसीम को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर लक्की ऐसा कुछ कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। आप कह रहे हैं कि इस स्टैच्यू के गिरने से हमारा ही फायदा है? क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसीम ने लक्की से पूछा। बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए। आपके होटल में ज्यादातर लोग भारत से आते हैं या फिर विदेश से? भारत से। वसीम ने कहा। अब जब आप लोगों की होटल की आमदनी का एक मोटा सा हिस्सा भारत से आता है और आप लोग खुद भी भारतीय हैं, उसके बाद भी आप लोग बाहर के कलाकारों की जेबें क्यों भर रहे हैं? आप बाहर से इतने महंगे स्टैच्यू मंगवा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हमारा देश आज विकसित हो जाने की राह पर चल रहा है। हम आजाद हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं हैं हम। क्यों अपनी गलियारों को सजाने के लिए बाहर से स्टैच्यू मंगवाएं, जबकि हमारे कलाकार किसी से कम नहीं हैं?
अब ऐसे में अगर लोगों को पता चल गया कि एक विदेशी स्टैच्यू के गिर जाने की भरपाई आप अपने एक भारतीय कस्टमर से मोटा पैसा लिया है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जब ये बात किसी न्यूज चैनल पर आ गई तो आपके शेयर गिर जाएंगे और जीतने का ये पुतला नहीं है, उससे ज्यादा का तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोग आपके होटल को बॉयकॉट करने लगेंगे और इसका नुकसान सिर्फ आपके होटल को ही नहीं होगा बल्कि बाकी बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि इस विदेशी स्टैच्यू से आपको निजात मिली है और यह आपके लिए ही फायदेमंद हुआ है। लक्की ने अपनी बात खत्म कर वसीम और बाकी के लोगों को देखा। अभी अभी सब लोगों ने जो सुना उसके बाद उन्हें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि यह छोटा सा बच्चा उस होटल के मैनेजर को अपनी बचकानी सी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मालूम था कि वसीम उसकी बातों में इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। इधर कोयल ने जब देखा कि लक्की भी वहीं खड़ा था और उसके पक्ष में बात कर रहा था तो उसे देखकर वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे लक्की का अपने साथ होना अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला को लगा कि उसने डूबती हुई नाव में 2 और छेद कर दिए थे। अब उसे कोई बचा नहीं सकता था। सभी की नजरें वसीम पर टिकी हुई थीं। उसे लक्की की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये आदमी सही बात कह रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था। और वसीम आदर के साथ उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने लगा। लक्की, जो कि अभी तक सबकी आंखों में एक मजाक बना हुआ था, अब सबका उसको देखने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि वो लक्की की कही बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि आखिर वसीम, इतना समझदार और अनुभवी आदमी, इस छोटे से लड़के की इतनी छोटी सी बात को कैसे मान सकता था। बाकी सब लोगों की हंसी को तो ग्रहण लग गया था। हर कोई सकते में आ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। कहीं उसके कान बंद तो नहीं हो गए थे। आपने हमें अच्छी चीज के बारे में याद दिलाया सर। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचवा दिया। थैंक यू सो मच, वसीम ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लक्की की हां में हां मिलाने के लिए उसकी बात को मान रहा था। वो समझ गया था कि लक्की इस वक्त कोयल को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त सिर्फ ऐसे ही किसी बेवकूफ भरी बात से उसे बचाया जा सकता था। इसलिए वसीम ने भी उसकी हां में हां मिला दी थी और उसके साथ बेवकूफ बन गया था। तो फिर अब आप कंपनसेशन के बारे में क्या कहने वाले हैं सर? लक्की ने जानबूझकर वसीम से पूछा। नहीं सर, कंपनसेशन का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा मैं तो अब इस लेडी से माफी मांगूंगा और साथ ही मैं इन्हें थैंक यू भी कहूंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए लक्की से कहा और फिर कोयल की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर देना। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि आपने हमारा नुकसान होने से बचाया है, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट भी देना चाहूंगा, वसीम ने कहा। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद लक्की इस लड़की को पसंद करता था और लक्की ने उसकी पसंद को, यानी अग्रवाल एंड अग्रवाल की होने वाली मालकिन को नाराज कर दिया था। जैसे ही बाकी लोगों ने वसीम के मुंह से यह सुना तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। वसीम अपनी आंखों के सामने 30 लाख रुपए का ऐसे ही खड़े खड़े नुकसान होने दे रहा था, और ना ही सिर्फ वो कोयल को ऐसे ही जाने दे रहा था बल्कि उसे पैसे भी दे रहा था। ये किस तरह का लॉजिक था जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। कोयल को भी यही लग रहा था कि उसके साथ बस एक मजाक हो रहा था। नहीं यार, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसों से इनका कुछ होने वाला है, इसलिए आप ये सब तो रहने दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। वैसे भी काफी देर हो रही है, हम सब लोग काफी थके हुए हैं और हम सब लोगों को नींद भी आ रही है, लक्की ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। जैसे ही लक्की ने अपनी बात खत्म की, सब लोग से तीतर बीतर होना शुरू हो गए थे। जब लक्की भी वहां से निकलने वाला था तो उसने वसीम के कंधे को थपथपाए और उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा। लक्की की इस हरकत से वसीम भी काफी खुश हो गया था। हकीकत में तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था, लेकिन जब लक्की ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा तो उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया था और लक्की उससे नाराज भी नहीं हुआ था। इधर कोयल अपने कमरे में आई
और अपने कपड़े को लेकर रात गुजारने के लिए रोशनी के कमरे में चली गई। अमित बेचारे को न चाहते हुए भी उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। कोयल, तुम्हें ना लक्की को थैंक्स बोलना चाहिए, वरना तुम ना आज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी, रोशनी ने कोयल से कहा। दोनों रोशनी के पलंग पे लेटे हुए थे। कोयल को अभी भी बहुत सारी चीजों की वजह से डर लग रहा था और इसलिए उससे रोशनी को कसकर गले लगा लिया था। रोशनी कोयल की ओर से उसके जवाब की आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोयल थी कि मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोयल रोशनी ने उससे अपने आप से अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में देखकर रोशनी को साफ लग रहा था कि उसका लक्की से माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। रोशनी ने फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो कोयल, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें उससे माफी तो मांगनी ही चाहिए। तुमने देखा ना, तुम इतनी देर से उस मैनेजर के सामने हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, यहां तक कि उसके लिए काम भी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब भी वो नहीं माना। वहीं लक्की उसके पास आया, थोड़े से शब्द कहे, दो चार लॉजिक दिए और उसकी बात एक झटके में मान गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या लक्की पहले से यहां के मैनेजर को जानता है? नहीं यार, कुछ भी ऐसे मत सोचो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि लक्की किस तरह के बैकग्राउंड से आता है। अगर वो मैनेजर वसीम को जानता तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो इस होटल का मालिक होता। अब क्या कोई मालिक अपना ही नुकसान करवाता, और वो भी 30 लाख रुपए का? कोयल ने कहा और हंसकर अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। उसके बाद फिर से रोशनी की ओर घूमी और बोली, मुझे लगता है लक्की ने जो वो बेकार सी बात कही, वो सुनकर मैनेजर का दिल ना पिघल गया था। मेरे पापा भी बिजनेसमैन है ना, इसलिए मैं जानती हूं कि वो कैसे उल्टी सीधी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए अगर उस मैनेजर ने वो बात मान ली ना, तो इसमें लक्की का तो कोई लेना देना है नहीं। फिर भी कम से कम वो तुम्हारे लिए बोला, तो तुम्हारे प्रशांत ने तो वो भी नहीं किया तुम्हारे लिए, रोशनी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोयल को तो बात चुभी थी, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, वैसे इस बारे में हम कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। वैसे भी आज लक्की का लक अच्छा था, इस वजह से हम बच गए। सोचिए, लक्की का लक एंड गुड नाइट, कोयल ने कहा और अपने पास टेबल पर रखी लाइट को बंद कर दिया। अब अगली सुबह कोयल के लिए क्या नया लेकर आने वाली थी? क्या वो लक्की से माफी मांगती? क्या क्रांति रायजादा उसका पीछा छोड़ता?